मैंने अपने पिता को एक पेड़ से बांध दिया और लगातार 7 डेज तक उन्हें पीटता रहा। 7वीं रात को आखिरकार वह टूट गए और उन्होंने मुझे सच बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के पास एक सीक्रेट सिस्टम है जो 100 जनरेशन से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थ पर जितना भी पैसा है सब मिलाकर भी हमारे जितना नहीं है। मुझे उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरी मदर पास ही बैठी थी, हमेशा की तरह शांत। उसने कहा, इतना हैरान मत हो। मैंने पूछा, क्या मेरे ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा हैं? मेरे फादर ने कहा, हाँ, लेकिन वह बहुत पहले अर्थ छोड़ चुके हैं। मेरी मदर ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हम अब उन्हें महसूस नहीं कर सकते। मैंने कहा, यह इम्पॉसिबल है। अर्थ के बाहर कोई ऐसा प्लेनेट नहीं जहां इंसान सर्वाइव कर सके। मेरी मदर को मेरे रिएक्शन से कोई हैरानी नहीं हुई। उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, हमारा परिवार नॉर्मल नहीं है। हम बूढ़े नहीं होते। हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, कुछ तो 1000 ईयर्स से भी ज्यादा। और हमारे पास जो पावर है वह तुम्हारी समझ से बाहर है। तभी मेरे फादर एक अजीब चीज लेकर आए, एक सिरिंज जो ब्राइट ब्लू चमक रही थी। उन्होंने एक छोटा केस खोलते हुए कहा, यह तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा और अब परिवार की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। मैंने हमारे छोटे टूटे हुए घर को देखा और पूछा, कौन सी प्रॉपर्टी? उन्होंने एक ब्लैक कार्ड निकाला और कहा, इससे तुम्हें दुनिया में कहीं भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो बैलेंस चेक कर लो। उन्होंने कार्ड मुझे दिया और मैंने तुरंत अपना बैंकिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर जीरोस गिनने लगा, 8 जीरोस। ये फेक होना चाहिए था। मैंने पूछा, हमारे परिवार के पास आखिर कितना पैसा है? उन्होंने एक दूसरे को देखा। मेरे फादर बोले, हमें नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में किसी के पास हमसे ज्यादा नहीं है। हम अपने छोटे से मेसी लिविंग रूम में बैठे थे, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मुझे एक ऑनलाइन वीडियो याद आया जिसमें एक रिच किड कह रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके दोस्तों के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि कोई भी उससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स गेट के पास खड़े थे, उनके काल्म चेहरे सब कुछ और रियल बना रहे थे। मेरे फादर ने कहा, एक दिन तुम भी हमारे जैसे बनोगे, इस दुनिया के रूल्स से आजाद। मेरी मदर ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, जब अर्थ बोरिंग लगे हमारे पास आ जाना। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मेरे फादर ने बिना कुछ बोले सिरिंज मेरे हाथ में घुसा दी। एक तेज दर्द हुआ, फिर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं गिर गया। धुंधली नजरों से मैंने अपने पेरेंट्स को साथ खड़े देखा। उनके पीछे ब्राइट लाइट बढ़ रही थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली, मैं कहीं और था। हर तरफ ब्लू लाइट थी। मेरे सामने वर्ड्स दिखे, टाइकून सिस्टम, अनलॉकिंग ऑल वेल्थ। एनर्जी मेरे पूरे शरीर में वेव की तरह दौड़ गई। फिर मैं जाग गया। मैं अपने बेड पर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सब एक सपना था? नहीं, मुझे हर वर्ड याद था। पैसा, पावर और एक ग्रैंडफादर जो आसमान के पार कहीं खो गया। सुबह हो चुकी थी। मैं तुरंत बेड से कूदकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। मैं हर रूम में भागा, उन्हें पुकारता रहा, लेकिन उनका बेडरूम खाली था। बेड अनटच्ड था। तभी एक ग्लोइंग ब्लू स्क्रीन कमरे में चमकी। एक आवाज आई, ढूंढने की जरूरत नहीं है। 99th होस्ट पहले ही 98th को ढूंढने जा चुका है। अब सब कुछ रियल लगने लगा। वह फैमिली सिस्टम जो मेरे पेरेंट्स ने बताया था मेरे सामने तैर रहा था। मैंने सांस रोकी। सिस्टम बोला, जब तुम्हारा अथॉरिटी लेवल काफी बढ़ जाएगा तब तुम इस प्लेनेट को छोड़कर उन्हें ढूंढ सकते हो। फिर उसने मिशंस दिखाए, स्पेंड मनी, शो ऑफ। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। यही प्लान था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। इतने पैसे के साथ अब ऐसा कभी नहीं होगा। पहला मिशन सामने आया, पूरी दुनिया को बताओ कि मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। डेडलाइन 1 ईयर। मैं सोचने लगा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। पैसा खर्च करना था, ये क्लियर था, लेकिन किस पर? कार, हाउस, यही पहले आइडियाज आए। मैं पूरी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान रहा था। मुझे बड़े लेवल पर खर्च करना नहीं आता था। सिर्फ सोचकर ही सिर दर्द होने लगा। तभी सिस्टम फिर से आया, बिगिनर मिशन, लिव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन खर्च करो। रिवॉर्ड, तुम्हारा बॉडी ट्वाइस स्ट्रांग हो जाएगा। 10 मिलियन। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। सबसे बड़ी अमाउंट जो मैंने टच की थी वह मेरी कॉलेज फी थी, लेकिन 10 मिलियन उस ब्लैक कार्ड का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देखने लगा। अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं लग रही थी। सिस्टम चाहता था कि मैं बाहर जाऊं और पैसे खर्च करूं। 10 मिलियन कुछ भी नहीं है, सिस्टम ने कहा। हमारे बिजनेस हर सेकंड 20 मिलियन कमाते हैं। गोल्डन नंबर्स मेरे चारों तरफ हवा में भर गए। इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि मैं गिन भी नहीं पा रहा था। इस सिस्टम को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। उसने पूछा, तुम्हारी ड्रीम कार क्या है? मैंने बिना सोचे कहा, अपोलो सन गॉड। तुरंत मेरे कमरे के बीच में उस कार का गोल्डन होलोग्राम दिखाई देने लगा। 5 मिनट्स बाद मेरा फोन बजा। मैंने उठाया। दूसरी तरफ एक अनजान आवाज थी। क्या आप मिस्टर चैन हैं? हमने आपके लिए एक कस्टम स्पोर्ट्स कार तैयार की है। उसने कहा, हम डिलीवरी अरेंज करने के लिए कॉल कर रहे हैं। मैं फ्रीज हो गया। मैंने कभी कोई ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने तो बस नाम बोला था। क्या सिस्टम ने खुद ऑर्डर कर दिया? ये कैसे पॉसिबल था? मैं बेड पर बैठकर फोन को घूरता रहा। वह आदमी अब भी बोल रहा था, कस्टम डिजाइन, स्मार्ट कंट्रोल्स, बेस्ट फीचर्स। उसकी आवाज काल्म और प्रोफेशनल थी। हम इसे 2 वीक्स में डिलीवर कर देंगे, उसने कहा।
मैंने कहा, जब रेडी हो जाए तो कांटेक्ट करना। उसने जवाब दिया, आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान है। मुझे अभी भी लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन कुछ तो गलत था। ऐसी कार्स को बनाने में नॉर्मली 6 मंथ्स या 1 ईयर लगता है, तो मेरी 2 वीक्स में कैसे रेडी हो गई? सिस्टम ने जवाब दिया, मैं हर मेजर स्पोर्ट्स कार कंपनी का 70% ओनर हूँ और उनका 90% प्रॉफिट मेरे पास आता है। कौन तुम्हें वेट करवाने की हिम्मत करेगा? मैं चुप रह गया। क्या मैं सच में उन सब कंपनीज का बॉस था? फेरारी, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, पगानी, सिस्टम एक के बाद एक नाम गिनाता गया। वह सब मेरे थे और फिर भी मिलाकर मेरे टोटल वेल्थ का 8% भी नहीं बनते थे। अब मुझे समझ आया कि हमारा फैमिली कितना रिच है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। ये सब एक साथ समझना बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर सब सिंपल हो गया। 10 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं था। अगर पैसा कभी खत्म नहीं होगा तो मैं बिना डर के खर्च करूंगा। मैंने डेस्क से फोन उठाया, लाइव स्ट्रीम ऐप खोला और टॉपअप कंफर्म किया। 5 मिलियन तुरंत डाल दिए। स्क्रीन गोल्ड ग्लो करने लगी। कहीं ऑनलाइन एक व्यूअर ने नोटिफिकेशन देखा और तुरंत सर्च करने लगा कि ये कौन है जिसने 5 मिलियन खर्च कर दिए। 2 साल पुराना अकाउंट, लगभग कोई स्पेंडिंग हिस्ट्री नहीं। वह कंफ्यूज था। इधर मैं अपने कमरे में हल्की स्माइल के साथ बैठा था। ऑनलाइन लोग मुझे फूल कह रहे थे। कुछ कह रहे थे कि मैंने कंपनी का पैसा चुराया है। मैं हर कमेंट पढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मेरा एक हिस्सा अब भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्या किया। मैंने अपना चेहरा ढक लिया। 5 मिलियन एक टैप में खत्म। लेकिन फिर मैंने ऊपर देखा, ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हें आदत हो जाएगी, सिस्टम ने कहा। मैंने सिर पकड़कर साई किया। सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया था, लेकिन समर ब्रेक था और मुझे कहीं जाना नहीं था। आदत से मैंने एक गेमिंग स्ट्रीम खोली। मेरे फेवरेट स्ट्रीमर टीचर पू की। वह कॉमेडी गेमिंग कंटेंट करता था और मैं उसे महीनों से देख रहा था। पहले मैं उसे सिर्फ फ्री गिफ्ट्स देता था, लेकिन आज सब बदलने वाला था। मैंने एक साथ लगभग 8000 पैंडा गिफ्ट्स भेज दिए, 500,000 के। मैं आर्म्स क्रॉस करके पीछे लीन हो गया। अब पैसे खर्च करना डरावना नहीं लग रहा था। उसके स्ट्रीम पर टीचर पू अपनी सीट से लगभग कूद गया। चैट इतनी तेजी से चल रही थी कि बस कलर्स ही कलर्स दिख रहे थे। व्यूअर्स पागल हो गए थे, ये रिच आदमी आया कहां से? मैं हाथ जोड़कर बैठा केओस देख रहा था। यह किसी गेम से भी ज्यादा मजेदार था। दूसरी तरफ टीचर पू खुद को संभाल कर चेयर पर बैठा। उसने पहले भी बिग स्पेंडर्स देखे थे, लेकिन इतना नहीं। वह स्क्रीन को घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। थैंक यू बॉस, उसने माइक में चिल्लाया। 8000 पैंडास, ये इंसेन है। अभी आपको मॉडरेटर बनाता हूँ। वह हंसते हुए बोला, हम साथ में गेम्स खेल सकते हैं। मुझे चैट पर ऐड करो भाई। थोड़ी देर बाद मेरे अकाउंट पर मॉडरेटर बैज आ गया। मैंने बिना सोचे उसे कॉन्टैक्ट भेज दिया। मैंने मैसेज किया, शायद कभी तुम्हारे सिटी आकर तुम्हें डिनर खिलाऊंगा, लेकिन अभी मैं दूसरे रूम्स चेक करना चाहता हूँ। फिर मैंने एक और स्ट्रीम खोली और 1000 पेंडास और भेज दिए। मैं पीछे बैठ गया, ठुड्डी हाथ पर टिकाकर। अब स्पेंडिंग का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैंने अपनी फॉलो लिस्ट खोली और अगला टारगेट देखने लगा। एक और स्ट्रीमर ऑनलाइन थी, एक लड़की जिसका नाम सिन्यू था। वह हर रात पियानो बजाती और गाती थी। वह अपने ग्रैंड पियानो पर बैठी थी। उसके पीछे खिड़की से वार्म लाइट आ रही थी। मैंने आंखें बंद की और उसकी आवाज सुनी। उसकी आवाज ने बाकी सब कुछ गायब कर दिया, लेकिन उसके रूम की चैट बिल्कुल शांत नहीं थी। ये उसके फैंस की वजह से नहीं था। भीड़ मेरे पीछे पीछे आई थी। हर कोई उस बिग स्पेंडर को देखना चाहता था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं फिर से करूंगा? उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसकी व्यूअर काउंट 60,000 तक पहुंच गई। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने बिना कुछ कहे फोन उठाया। एक और 1000 पैंडास। सिन्यू बीच में ही रुक गई। उसके हाथ उसके मुंह पर चले गए। उसने कैलकुलेटर उठाया। 500 पर गिफ्ट, 1000 गिफ्ट्स, टोटल 500,000। उसका हिस्सा 250,000 था। उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे लकी इंसान है। लेकिन फिर उसने यूजर नेम देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके स्ट्रीम पर रोज सिर्फ 2000 व्यूअर्स आते थे और यह नाम हर रात आता था। वह शांत व्यूअर जो कभी कुछ स्पेंड नहीं करता था। वह कुर्सी पर पीछे झुक गई। यह वही इंसान था जो हमेशा से वहां था। वह सही वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रही थी, बस बार बार थैंक यू कह पा रही थी। नीचे कमेंट्स रुक ही नहीं रहे थे। चैट थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये स्ट्रीमर अब फेमस होने वाली है, किसी ने लिखा। सिन्यू हर शब्द पढ़ रही थी। उसके हाथ उसके सीने पर थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक मैसेज ने उसे रोक दिया। ये सीधा उसके दिल तक पहुंच गया। वह अपने चेहरे को संभालने की कोशिश करती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह मैसेज मैंने खुद लिखा था। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। स्क्रीन के उस तरफ सिन्यू आगे झुक गई। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे उम्मीद है तुम्हारा सिंगिंग और पियानो तुम्हें जल्द खुश करेगा, मैसेज में लिखा था। चैट फिर एक्सप्लोड हो गई। ये सिर्फ रिच नहीं है, इसके पास दिल भी है, किसी ने लिखा। सिन्यू ने अपने हाथ के पीछे से आंखें पोंछी और गहरी सांस लेने की कोशिश की। उसने धीरे से पूछा, क्या कोई सॉन्ग है जो तुम सुनना चाहते हो? मैंने अपने फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग का नाम टाइप किया और भेज दिया। उसकी उंगलियां कीज पर चली गईं और उसने बजाना शुरू किया। जब आखिरी नोट खत्म हुआ, मैंने फिर से स्क्रीन टैप किया। एक और 1000 पेंडास। चैट फिर पागल हो गई। इसके बाद मैं रुकने वाला नहीं था। एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम पर जाता रहा। जैसे मन करे वैसे स्पेंड करता रहा। छोटा या बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। हर स्ट्रीमर जिसे मैं पसंद करता था उसे कम से कम 99 पैंडास मिलते थे। पूरा दोपहर ऐसे ही निकल गया। 10 मिलियन, सब कुछ एक ही आफ्टरनून में स्ट्रीमिंग पर खर्च हो गया। सिस्टम का टास्क आखिर पूरा हो गया। मुझे कुछ महसूस होना चाहिए था, लेकिन मैं बस नम था।
फोन मेरे हाथ में ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें अपनी जान हो। उसी प्लेटफॉर्म पर एक लेजेंड जन्म ले चुका था, एक मिस्ट्री यूजर जिसने 3 आवर्स में 10 मिलियन खर्च कर दिए। वह मैं था। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में बिजली की तरह झटका लगा। हर मसल और हर बोन जलने लगी। 5 मिनट्स बाद मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सिस्टम बोला, कंग्रेचुलेशंस 100th होस्ट, तुम्हारा बॉडी अब पहले से ट्वाइस स्ट्रांग है। मैंने अपने हाथ खोले बंद किए, वही हाथ, लेकिन एहसास पूरी तरह अलग। मैंने पूछा, यह अभी क्या था? एक गोल्डन सर्कल सामने आया। सिस्टम बोला, यह एनर्जी 99th होस्ट ने सेव की थी, पूरी जिंदगी की जमा पावर जो तुम्हें नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा बना सकती है। लेकिन तुम्हारे फादर ने ऑर्डर दिया था कि यह पावर धीरे धीरे मिले, टास्क्स के रिवॉर्ड्स के जरिए। अगर एक साथ मिलती तो तुम्हारी ग्रोथ के लिए खराब होता। सिस्टम ने कहा, यह बात समझ में आई। जल्दी मिली पावर सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम आती है। मैंने मुट्ठी बंद की। इतना छोटा बूस्ट भी इनक्रेडिबल लग रहा था। बाकी बाद में आएगा जब मेरा लेवल बढ़ेगा। सिस्टम ने कहा, एक और बात, मैंने तुम्हारे लिए एक बटलर अरेंज किया है, एक आदमी जिसे पिछले होस्ट ने मदद की थी। वह अभी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। मैंने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला। एक बूढ़ा आदमी तेजी से अंदर आया, इतना एक्साइटेड कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, आप यंग मास्टर चैन होंगे। उसकी आंखें चौड़ी थीं। मैं आज अपनी ग्रैंड डॉटर को भी लाया हूँ ताकि वह आपके एसेट्स ट्रांसफर में मदद कर सके। मैंने उसका हाथ मिलाया और कहा, कृपया अंदर आइए। सच कहूं तो मुझे कल ही पता चला कि हमारा फैमिली असल में कितना ओन करता है। मैंने उससे कहा। हम साथ बैठकर टी पीने लगे। उसकी ग्रैंड डॉटर उसके पास चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा, मिस्टर ज्वांग, आपको मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। वह बोला, मुझे ओल्ड ज्वांग ही बुलाओ। उसका बेटा मेरी कंपनीज संभालता था और उसकी ग्रैंड डॉटर ज्वांग यिंग मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली थी। उसने कहा, वह आपकी हर जरूरत में मदद करेगी। मैंने कहा, लेकिन मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे असिस्टेंट की क्या जरूरत है? ओल्ड ज्वांग मुस्कुराया। तुम हर बिजनेस मैटर खुद हैंडल नहीं कर सकते, उसने कहा, और इसके अलावा उसके पास ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री है। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। ऑक्सफोर्ड, बिजनेस मैनेजमेंट बुरा नहीं था, उसकी बात सही थी। मुझे अपने ही पैसे के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मैं कल कैश खत्म कर दूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने मान लिया कि उसे साथ रखना सही रहेगा। सब सेटल होने के बाद ओल्ड ज्वांग चला गया। मैं बैल्कनी पर गया और रेलिंग पर झुक गया। उसकी कार रोल्स रॉयस थी। ड्राइवर दरवाजे के पास खड़ा था। हुड पर गोल्डन फिगर सनलाइट में चमक रही थी। रोल्स रॉयस, प्राइवेट ड्राइवर, फॉर्मल सूट। यह आदमी बहुत वेल्थी था, फिर भी वह सिर्फ मेरे फैमिली का मैनेजर था। वह भी सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की फॉर्च्यून का छोटा हिस्सा संभालता था। उसके जाने के बाद मैं और ज्वांग यिंग कुछ देर चुप बैठे रहे। वह मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे समझ रही हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। लेकिन एक छोटे कमरे में एक लड़का और लड़की अकेले बैठे हों तो थोड़ा ऑकवर्ड होता है। उसने ही साइलेंस तोड़ा। क्यों ना आप कहीं नया मूव करें, उसने कहा। यह जगह आपके लिए बहुत छोटी है। मैंने कमरे के पुराने वॉल्स और छोटे बेड को देखा। वह सही थी। उसने कहा, आपके पास हर मेजर सिटी में प्रॉपर्टी है, आप कहाँ रहना चाहेंगे? मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं चेयर पर पीछे झुक गया। इतना तो देश का सबसे रिच आदमी भी ओन नहीं करता होगा। मैंने कहा, जांगनन यूनिवर्सिटी के पास, मैं वहां पढ़ने वाला हूँ। ज्वांग यिंग ने तुरंत बैग से टैबलेट निकाला और तेजी से सर्च करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट्स भर गए, डजन्स ऑफ लिस्टिंग्स। मैं स्क्रीन की तरफ झुका। उसने एक जगह दिखाते हुए कहा, यह मिल गया, जांगनान यूनिवर्सिटी से 3.5 किलोमीटर दूर, प्राइवेट विला एरिया, यूरोपियन आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन। मैं पानी पी रहा था जब उसने कहा, 1600 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, टोटल वैल्यू 280 मिलियन। मैं इतना जोर से खांसा कि टेबल पर झुक गया। एक घर के लिए 280 मिलियन? मैंने कहा, मतलब 180,000 पर स्क्वायर मीटर? ज्वांग यिंग मुस्कुराई। उसे मेरा रिएक्शन मजेदार लग रहा था। उसने कहा, अगर आप देखना चाहें तो अभी चल सकते हैं। मैंने तुरंत कहा, चलते हैं। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कमरे को आखिरी बार देखा। बस एक चीज लेनी थी, एक फोटो जिसमें मैं और मेरे पेरेंट्स साथ मुस्कुरा रहे थे। मैं उसे हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ चला। डोरवे पर रुककर पीछे देखा। दिल खाली सा लग रहा था। 20 साल इस जगह में बिताए और अब एक पल में सब छोड़कर जा रहा था। ज्वांग यिंग ने तुरंत नोटिस किया। उसने कहा, मैं किसी को यहाँ रेगुलरली क्लीन करने भेज दूंगी, आप कभी भी वापस आ सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। उस समय मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने झुककर नमस्कार किया और मुझे बाहर ले गई। हम दोनों नीचे आए और पार्किंग एरिया की तरफ चले। जैसे ही ज्वांग यिंग ने बाहर खड़ी पोर्शे देखी, वह रुक गई। उसने पूछा, आप सच में यह ड्राइव करते हैं? वह मेरी कार को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बेकार चीज हो। जब मेरे फादर ने पहली बार फैमिली के बारे में बताया था, मुझे लगा था ये कार रेंटेड है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि इसे ओन करना भी एम्बैरेसिंग है। उसने कहा, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक कस्टम स्पोर्ट्स कार ऑर्डर कर दी है, 2 वीक्स में आ जाएगी। मैंने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, लोग मुझे रोड किंग कहते थे। वह बस मुझे घूरती रह गई। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में मुश्किल से ही गाड़ी चलाई थी, लेकिन जैसे ही मैं स्टीयरिंग के पीछे बैठा, मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। मेरा बॉडी अभी अभी डबल हुआ था। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ स्टेडी थी, मेरी नजरें शार्प थीं और मेरे रिएक्शंस पहले से कहीं तेज थे। चांगनन तक एक सिंपल ड्राइव थी, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने स्मूथली कार बाहर निकाली, जैसे मैं यह हजारों बार कर चुका हूँ। अगर तुम थक जाओ तो मुझे ड्राइव करने देना, ज्वांग यिंग ने कहा। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरे ग्रैंडफादर का पूरा परिवार आपके परिवार का कर्जदार है, उसने कहा।
अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, वह बोलती रही। उसकी आवाज काम थी लेकिन वर्ड्स भारी थे। अगर हम इस रोड पर एक्सीडेंट में मर भी जाएं, उसने कहा, तो भी हम वही लाइफ लौटा रहे होंगे जो आपके फैमिली ने हमें दी थी। मैंने पूछा, क्या सच में इतना सीरियस है? मेरे ग्रैंडफादर कैसे इंसान थे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि एक पूरा परिवार इतना लॉयल हो गया? जुआंग यिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आगे देखती रही। मैंने गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाया। सामने आसमान खुला और साफ था। ऐसा लग रहा था कि आज से हर दिन कुछ नया लेकर आएगा। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए। गेट पर लिखा था जांगनन विला। जांगनन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के कारण मैंने इसके बारे में सुना था। मेरे रूममेट्स इसके बारे में बात करते थे। यहाँ के सबसे सस्ते घर 80,000 पर स्क्वायर मीटर से शुरू होते थे। हम कार से उतरे और मेन बिल्डिंग की तरफ चले। सबसे छोटा विला भी 200 स्क्वायर मीटर्स का था। इतना पैसा तो लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। अंदर का लॉबी एक 5 स्टार होटल जैसा था और अब मैं पूरे कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा विला ओन करता था। जुआंग यिंग मुझे सर्विस सेंटर ले गई। ये हाई एंड कैफे जैसा है, उसने कहा। यहाँ सब कुछ ओनर्स के लिए फ्री है। फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की मुस्कुराई। हेलो, मेरा नाम श्याओवेन है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जुआंग यिंग आगे बढ़ी। हेलो, मैं मिस्टर चेन की प्राइवेट असिस्टेंट हूँ। हम विला नंबर 1 की कीज लेने आए हैं। श्याओवेन का पेन लगभग गिर गया। वह शॉक में फ्रीज हो गई। विला नंबर 1 सालों पहले सेल हो चुका था, लेकिन कोई वहां रहने नहीं आया था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और स्वीट स्माइल दी। ऑफ कोर्स, हमें बस कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है। ओनर का आईडी और प्रॉपर्टी डीड दिखाइए, उसने कहा। उसकी नजरें मेरे और जुआंग यिंग के बीच घूम रही थीं। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि ओनर कौन है। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर नजर हटा ली। उसके दिमाग में ओनर कोई मिडिल एज्ड बिजनेसमैन था, मैं नहीं। जुआंग यिंग ने मेरी तरफ देखा। प्रॉपर्टी डीड ढूंढो, डिलीवर हो चुका होगा। शाओवेन ने फोन उठाया और चेक किया। पैकेज 1 घंटे पहले आ चुका था, लेकिन सील होने की वजह से किसी ने उसे खोला नहीं था। ब्लैक पैकेज रेड वैक्स सील के साथ काउंटर पर रखा था। एक स्टाफ मेंबर उसे केयरफुली लेकर आया। हमें ओनर का आईडी भी चाहिए, शाओवेन ने कहा। मैंने बैग से अपना आईडी निकाला और काउंटर पर रख दिया। यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता था। जैसे ही जुआंग यिंग ने यंग मास्टर कहा, फ्रंट डेस्क की सभी लड़कियों का एक्सप्रेशन बदल गया। उन्होंने पहले ही मान लिया था कि मैं ओनर नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। पेपर वर्क पूरा होने के बाद हमें प्राइवेट लाउंज में ले जाया गया। पीछे बार लगा हुआ था। जुआंग यिंग मेरे पास खड़ी थी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वेलकम टू द वीवीवीआईपी रूम। फिर वह थोड़ा झुककर मेरे करीब आई और धीरे से बोली, यंग मास्टर चेन, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, फ्रंट डेस्क की कोई भी लड़की आज रात आपके साथ आना चाहेगी। क्या मैं अरेंज करूँ? मैं पूरी तरह ऑकवर्ड हो गया। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ 2.5 साल होने के बावजूद मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था सिवाय हाथ पकड़ने के। मैं अभी भी पूरी तरह इनोसेंट था। ऐसी टीजिंग सीधा मेरे दिमाग पर हिट कर रही थी। जुआंग यिंग मुझे एक वार्म स्माइल के साथ देख रही थी। उसने अपना मुंह ढककर धीरे से हंसी, क्लियरली मेरे रिएक्शन का मजा ले रही थी। मेरा चेहरा जल रहा था। वह रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारे स्टेटस के साथ तुम्हें हजारों खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी, हजारों। यह सुनकर ही मेरा दिमाग घूम गया। उसने आगे कहा, तुम्हें जल्दी अपना माइंडसेट बदलना होगा, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। मैं और टीज नहीं झेल सकता था, इसीलिए मैं आगे झुककर बोला, बाकी लड़कियों को छोड़ो, अगर किसी को मेरा बेड वार्म करना है तो तुम खुद क्यों नहीं करती? उसकी स्माइल तुरंत गायब हो गई। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। जो वर्ड्स वह कहने वाली थी वहीं अटक गए। मैं काउच पर पीछे झुक गया और हंस पड़ा। आखिरकार एक बार मैं जीत गया। 5 मिनट्स बाद एक आदमी ब्लैक सूट में अंदर आया और गहराई से झुक गया। मैं वांग जिहाई हूँ, प्रॉपर्टी मैनेजर। आपको जो भी चाहिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, उसने कहा और अपना बिजनेस कार्ड दोनों हाथों से आगे बढ़ाया। लेकिन जुआंग यिंग बीच में आ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, हर कोई मेरे यंग मास्टर से सीधे बात नहीं करता। हम लंबा सफर तय करके आए हैं, उन्हें रेस्ट चाहिए। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। वांग जिहाई तुरंत समझ गया कि वह ज्यादा ईगर हो गया था। शायद मैं फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन जुआंग यिंग ऐसी नहीं थी जो किसी को पास आने दे। उसने फिर कहा, कृपया मेरी कार से विला चलिए, अभी थोड़ा दूर है। जुआंग यिंग ने सिर हिलाया, नहीं, हम खुद ड्राइव करेंगे, आप रास्ता दिखाइए। मैं खड़ा हुआ, जैकेट सीधा किया। अब इस जगह को देखने का समय था। वांग जिहाई थोड़ा उदास दिखा, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्लीज फॉलो मी, उसने कहा और आगे चल दिया। उसकी कार एक मेबाच थी, करीब 3 मिलियन युएन की। लेकिन जब उसने पार्किंग में मेरी पोर्शे देखी तो वह कंफ्यूज्ड हो गया। विला नंबर 1 के ओनर के लिए यह कार बहुत सिंपल लग रही थी। मैंने भी अपनी पोर्शे को देखा। जुआंग यिंग सही थी, नई कार जरूरी थी। दोनों कार्स एक के पीछे एक चल पड़ी। विला नंबर 1 तक जाने के लिए एक प्राइवेट रोड थी, अपना गार्ड भी था। और फिर मैंने उसे देखा। फाउंटेन के पीछे खड़ा विला पूरी तरह रोशनी में नहाया हुआ, जैसे कोई छोटा शहर हो। मुझे लगा था मैं तैयार हूँ, मैं नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। यह हाउस नहीं था, मैंशन भी नहीं, इसे पैलेस कहना गलत नहीं होगा। मैंने कार पार्क की और बस उसे देखता रह गया। जुआंग यिंग मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो मैं अंदर जाना चाहता हूँ। वांग जिहाई ने कीज और डॉक्यूमेंट्स उसे दिए, झुककर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने पूछा, तुम उसके साथ इतनी कोल्ड क्यों थी? उसने डोर पर हाथ रखा और सीरियस होकर बोली, उस जैसे लोग सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। मैंने उसकी आंखों में ग्रीड देखी। उसने कहा, ऐसे लोग तुम्हारे टाइम के लायक नहीं होते। मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो दिल में बैठ गया। इस दुनिया के बारे में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन कम से कम मैं अकेला नहीं था। हम अंदर गए। सबसे पहले जो मैंने देखा वह एक क्रिस्टल शैंडलियर था जो एक छोटे कमरे जितना बड़ा था।
फ्लोर टाइल्स इतने क्लीन और चमकदार थे कि मुझे उन पर कदम रखने में डर लग रहा था। जुआंग यिंग ने कहा, ये टाइल्स कस्टम मेड हैं। हर टाइल के ऊपर क्रिस्टल लेयर है। हर टाइल की कीमत करीब 5,000 युएन है। 5,000 पर टाइल मतलब 30,000 पर स्क्वायर मीटर सिर्फ फ्लोर के लिए। शहर के अपार्टमेंट्स भी इतने महंगे नहीं होते। और यह तो सिर्फ फ्लोर था। फिर वह एंट्रेंस के पास एक ब्लू व्हाइट वास के पास रुकी। उसने कहा, यह तुम्हारे एंसेस्टर से चला आ रहा है। आज की कीमत में हर एक कम से कम 12 मिलियन युएन का है। मैंने उस वास को देखा। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर गया, हाथों के सहारे। पूरा हॉल मेरे सामने एक प्राइवेट म्यूजियम जैसा फैला हुआ था। हर वॉल पर पेंटिंग्स थीं। ग्लास के पीछे स्कल्पचर्स रखे थे। मेरे एंसेस्टर्स कितने अमीर थे। उन्होंने प्राइसलेस एंटीक्स को ऐसे ही फ्रंट डोर के पास सस्ता डेकोरेशन बनाकर छोड़ दिया था। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। ये सिर्फ एंट्रेंस नहीं है, जुआंग यिंग ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं हॉल पार करके दौड़ा और रुक गया। गोल्डन फ्रेम में स्टारी नाइट टंगी थी, वैन गॉग की असली पेंटिंग। नीचे कॉर्नर में गोल्ड पेंट से एक वर्ड लिखा था, विंसेंट। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सच नहीं हो सकता था। उसके नीचे डच में लिखा था, थैंक्स टू माई चाइनीज फ्रेंड, और खुद विंसेंट वैन गॉग का सिग्नेचर था। वैन गॉग ने यह पेंटिंग मेरे एंसेस्टर को गिफ्ट की थी। मैंने माथे पर हाथ रखा और सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह नम हो गया था। तभी एक ब्लू लाइट मेरे पास आई, सिस्टम का मैसेज। 91st जनरेशन के एंसेस्टर ने वैन गॉग की मदद की थी जब वह सबसे गरीब था, और अब यह पेंटिंग $600 मिलियन की थी। मेरा हाथ मार्बल पिलर से फिसल गया। मैं जमीन पर बैठ गया और हवा को घूरता रहा। एक पेंटिंग के लिए 600 मिलियन। जुआंग यिंग हल्के से मुस्कुराई। अब तुम्हें वो पुरानी कहावत समझ आई, उसने कहा। गरीब होने से मेरी इमेजिनेशन हमेशा लिमिटेड रही थी। मैं पिलर के सहारे बैठा था, पीछे स्टारी नाइट चमक रही थी, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। ये सब सिर्फ आउटर हॉल है, उसने डोरवे की तरफ इशारा करते हुए कहा। असल कलेक्शन स्टडी में है। मैं जमीन पर गिर गया और अपना चेहरा ढक लिया। वह बोलती रही, पगनीनी का वायलिन, शोपेन का पियानो। मैंने छत की तरफ खाली नजरों से देखा। अब रिएक्ट करने की भी एनर्जी नहीं थी। जुआंग यिंग डोरवे में खड़ी शांत मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। उसके पास एक और बात थी बताने के लिए। मैं अभी भी जमीन पर था जब उसके अगले वर्ड्स ने मुझे ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया। आज रात तुम कहाँ सोना चाहोगे, उसने पूछा। वह विंडो के पास गई और बाहर चमकते विलास की तरफ इशारा किया। वह सारे 20 तुम्हारे हैं। मैं धीरे से उठा। मैं कोई खाली वाला चुन लूंगा। उसने सिर हिलाया। कुछ भी चाहिए हो तो कॉल करना। मैं फिर से फ्लोर पर लेट गया। मेरा दिमाग ब्रेक चाहता था। रुको, मैंने खुद को उठाते हुए कहा। क्या यह पूरा एरिया मेरा है, उसने काल्मली कहा। 300 स्क्वायर मीटर से छोटे हाउसेस तुम्हारे नहीं हैं। वे लो क्वालिटी हैं। 300 स्क्वायर मीटर्स लो क्वालिटी? मेरा चेहरा ट्विच करने लगा। उसने मुंह ढककर हंसी। बड़े हाउसेस तुम्हारे सर्विस टीम के लिए हैं, क्लीनर्स, डॉक्टर्स, बाकी स्टाफ, टोटल 200 से ज्यादा लोग। फिर वह मुड़कर चली गई। मैं काउच पर बैठकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाते ही मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। गाल में जलन हुई, शार्प और रियल। ये सपना नहीं था। ये ग्रैंड हॉल, ये पेंटिंग्स, ये $1 बिलियन एंटीक्स, सब मेरे थे। तभी मेरा पेट गुर्राया। इतनी वेल्थ, और मैंने घंटों से कुछ खाया नहीं था। मेरी नजर कॉफी टेबल पर गई। वहां सैटेलाइट फोन रखा था। मैंने उठाया। हेड शेफ का नंबर ऑलरेडी सेव था। मैंने तुरंत डायल किया। कुछ खाने को बना सकते हैं, मैंने पूछा। यंग मास्टर, हेलो, आवाज आई। आप क्या खाना चाहेंगे? हम कुछ भी बना सकते हैं। मैं मुस्कुराया। शेफ्स बड़े दावे करते हैं। मैंने टेस्ट करने का सोचा। अगर मुझे गोल्डन ट्यूना चाहिए, मैंने पूछा, क्या आप ला सकते हैं? दूसरी तरफ थोड़ी देर की चुप्पी हुई। शायद वे सच में कर सकते थे। हमारे पास 10 प्राइवेट जेट्स हैं, शेफ बोला। हर हफ्ते वे दुनिया भर से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लाते हैं। कल ही हमने फ्रेश गोल्डन ट्यूना फ्रीजर में रखा है। मैंने सिर झुका लिया। मैं अभी आपके लिए बनवाता हूँ, यंग मास्टर, उसने कहा। मैंने सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर लीं। पैसा सच में सब कुछ कर सकता था। दन प्राइवेट जेट सिर्फ ग्रोसरी लाने के लिए। मैं खड़ा हुआ, हाथ कमर पर रखे। क्या इससे भी एक्सट्रीम कुछ हो सकता है? शायद हाँ, इस हाउस में जरूर। मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा, बस नूडल्स बना दो, थोड़ा सी फूड और वेजिटेबल्स डाल देना, कुछ फैंसी नहीं। 20 मिनट्स, आवाज आई। कोई आपके डोर पर लेकर आ जाएगा। मैंने कॉल काटा और काउच पर गिर गया। इस लाइफ की आदत डालने में समय लगेगा। जब मैं इंतजार कर रहा था, मैंने नहाने का फैसला किया। पानी कुछ अलग लगा, जैसे कोई नेचुरल हॉट स्प्रिंग हो। वो एहसास इतना अच्छा था कि नॉर्मल नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, दरवाजे पर नॉक हुआ। एक यंग आदमी वेस्ट पहने हॉलवे में खड़ा था, हाथ में स्टीमिंग बोल। नूडल्स सिंपल दिख रहे थे, वार्म ब्रॉथ, फ्रेश ग्रीन्स और कुछ मीट के पीसेस। मैं अभी आधा बात रेडी ही था जब मैंने दरवाजा खोला। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। उसने ट्रे पोलाइटली आगे बढ़ाई। वो हेड शेफ का बेटा था, यंग लेकिन शार्प। मैंने थैंक्स कहा और फूड कंटेनर ले लिया। फिर उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने उसे टेबल पर रखा और लाइट उठाया। स्टीम का एक बादल ऊपर उठा। अंदर का बोल छोटे बेसन जितना बड़ा था। नूडल्स के ऊपर पूरा किंग क्रैब रखा था, ब्राइट रेड और ब्रॉथ से भरा हुआ। मैं बैठ गया और चॉपस्टिक्स उठा लिए। इतना सिंपल भी नहीं था लगता है, लेकिन मैं इतना हंग्री था कि कंप्लेन करने का टाइम नहीं था। हर बाइट पहले से बेहतर था। नूडल्स खत्म होने के बाद मैंने क्रैब लेग्स एक एक करके तोड़े। जब सब खत्म हो गया, मैंने क्रैब क्लॉ उठाकर उससे अपने दांत साफ किए।
एक रिच आदमी का टूथपिक। खाने के बाद मैं बेडरूम में गया। विंडो के पास एक बड़ा कर्व्ड मॉनिटर रखा था। पीछे सिटी लाइट्स चमक रही थीं। मैंने स्पेक्स चेक किए। ग्राफिक्स कार्ड 890 था, जो अभी पब्लिक के लिए अवेलेबल भी नहीं था। मैंने पावर बटन दबाया। स्क्रीन 1 सेकंड से भी कम में ऑन हो गई। हर रात सोने से पहले मेरी एक छोटी हैबिट थी। मैं शिंगयू नाम की एक लड़की का लाइव स्ट्रीम खोलता और उसकी सिंगिंग सुनता। इसीलिए बिना सोचे मैंने उसका चैनल खोल दिया। उसके पेज पर अब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। कुछ ही दिनों में 50,000 से यहाँ तक पहुंच गई थी। ऐसा जंप अपने आप नहीं होता, ये मेरी डोनेशंस की वजह से था। जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ, एक बड़ा वेलकम बैनर स्क्रीन पर आ गया। वेलकम बॉस लू। चैट एक्सप्लोड हो गया। मैसेजेस इतनी तेजी से आ रहे थे कि एक भी पढ़ नहीं पा रहा था। फैंस कह रहे थे कि उन्हें पता था मैं आ जाऊंगा। वो पूरे शाम से वेट कर रहे थे। मैं चेयर पर पीछे झुक गया और स्क्रीन देखने लगा। किसी और के चैट रूम में फेमस होना अजीब लग रहा था। शिंगयू ने नॉइज इग्नोर किया और सीधा कैमरा में देखा। बिग स्पेंडर, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हो? उसने पूछा। मैंने टाइप किया, जो तुम्हें पसंद हो वो गाओ। फिर मैंने आंखें बंद कर लीं और म्यूजिक को कमरे में फैलने दिया। उसकी वॉइस सॉफ्ट और स्टेडी थी और एक स्लो सॉन्ग के बीच में एक थॉट आया जिससे मेरा चेहरा गर्म हो गया। रियल लाइफ में शिंगयू कैसी होगी? मैं पीछे झुककर सोचने लगा। खुद को रोके बिना मैंने उसे प्राइवेट मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनट्स में हम वी चैट पर कनेक्ट हो गए। मैंने जल्दी से हेलो भेजा। उसका रिप्लाई तुरंत आया। कोई गलत आइडिया मत बनाना, उसने लिखा। मैं स्क्रीन को घूरने लगा। मैंने उंगलियां चटकाईं। वो इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद मैं उसकी सिंगिंग सुनता रहा। किसी क्वाइट सॉन्ग के दौरान मैं चेयर पर ही सो गया। जब मेरी आंख खुली, सूरज काफी ऊपर आ चुका था। अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। मैं बाथरोब पहनकर हॉलवे में गया और हेड शेफ से कहा कि आज बाहर खाऊंगा। फिर मैंने फोन चेक किया और फ्रीज हो गया। कल रात शिंगयू को ऐड करने के बाद मैं बिना कुछ बोले सो गया था। मैंने उसका चैट खोला। मेरा लास्ट मैसेज वही हेलो था। मैंने जल्दी से टाइप किया, सॉरी, कल शिफ्टिंग में बिजी था और तुम्हारे सॉन्ग सुनते सुनते सो गया। उसका रिप्लाई सेकंड्स में आ गया। मैंने आईब्राउ उठाई। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जैसे रिच लोग हमेशा बिजी रहते हो, उसने लिखा। मैं मुस्कुराया। फिर मैंने रिप्लाई किया और बताया कि मैं अभी जांगनन सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं हॉलवे में चलते हुए उससे चैट कर रहा था। मैं गार्डन में बाहर आया, फोन हाथ में था। मैंने लिखा, मेरा स्कूल यहीं पास में था, मैं कुछ समय यहीं रहूंगा। उसका रिप्लाई तुरंत आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। उसका वॉइस मैसेज प्ले हुआ। मुझे लगा तुम कम से कम 40 या 50 साल के हो, उसने कहा। मैं हंसा और बताया कि मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में। मैंने अपने स्कूल का नाम टाइप किया, जांगनन यूनिवर्सिटी। उसका अगला वॉइस मैसेज लंबा था। उसने बताया कि वो भी जांगनन यूनिवर्सिटी में है, म्यूजिक पढ़ रही है। मैं चलते चलते रुक गया। सेम सिटी, सेम स्कूल। ये सच में सरप्राइज था। उसने ये भी कहा कि उसके फैंस पूरी रात गेस कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं एक स्पॉइल्ड रिच किड हूँ जो कभी पढ़ाई नहीं करता। दूसरे लोग कहते थे कि मैं एक कंपनी बॉस हूँ। उनमें से कोई भी पास तक नहीं पहुंचा। मैं उस पर मुस्कुराया। मैंने आंखें घुमा दी। कौन कहता है कि रिच किड को स्टूपिड होना ही चाहिए? मैं टॉप स्टूडेंट था, थैंक यू। मैं दीवार से टिक गया और रिप्लाई टाइप किया। मैं एक वेल राउंडेड एक्सेलेंट कॉलेज स्टूडेंट था। उसका रिप्लाई आया। उसने कहा कि मैं जरूर किसी पावरफुल फैमिली से हूँ जो लाइव स्ट्रीम पर इतना खर्च कर सकता है। मैं मुस्कुराया। कुछ वैसा ही, मैंने कहा। और मुझे बिग स्पेंडर मत बुलाओ, बस मुझे आचेन कहो, मैंने उससे कहा, चलते हुए हॉल से नीचे जाता हुआ। फिर उसने एक लंबा मैसेज भेजा। उसने मुझे थैंक यू कहा। मेरी डोनेशंस ने उसके फादर की हॉस्पिटल में मदद की थी। उसके डैड को ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। वह कभी मुझे खाना खिलाना चाहती थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा। बस कहीं बहुत खराब जगह मत चुनना, मैंने कहा। मैं खुद ही हंस पड़ा। सच कहूं तो अगर वह बहुत फैंसी जगह चुनती है तो शायद मुझे उससे ज्यादा ऑकवर्ड लगे। मैंने उसे सच बताया। 2 दिन पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं रिच हूँ। उसने वापस एक कार्टून स्टिकर भेजा, एक डॉग फेस जिस पर लिखा था, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये मान लूं? उसने क्लियरली एक शब्द भी बिलीव नहीं किया। मुझे ये फनी लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और एक और मैसेज भेजा। इमेजिन करो कि तुम्हारे पेरेंट्स अचानक बता दें कि वे रिच हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स सिर्फ नॉर्मल रिच नहीं थे। वे उस सबसे भी आगे थे जो शिंगयू सोच सकती थी, और अभी वे दुनिया में कहीं थे, किसी को भी नहीं पता था कहाँ। तभी ज्वांग यिंग का मैसेज आया। उसने कहा कि मुझे प्रॉपर क्लोथ्स चाहिए। वह सही थी। जो कुछ मैं पहन रहा था सब मिलाकर भी 1000 युएन से कम का था। मैंने सोचा कि बस किसी मॉल में जाकर कुछ डिसेंट खरीद लूं, लेकिन ज्वांग यिंग ने बताया कि मेरे पास एक प्राइवेट फैक्ट्री है जो सिर्फ मेरे और मेरे स्टाफ के लिए कस्टम क्लोथ्स बनाती है। एक टेलर आज दोपहर घर आएगा मेरे मेजरमेंट्स लेने। मैंने कार गियर में डाली। कार स्टेट से बाहर निकल गई। मैं सड़क पर विंडो नीचे करके ड्राइव कर रहा था, अच्छा महसूस करते हुए। कुछ मिनट बाद सड़क कैंपस की तरफ खुल गई। जांगनन यूनिवर्सिटी। अभी समर ब्रेक था, इसलिए कैंपस लगभग खाली था। मैंने आसानी से पार्क किया और बाहर निकला। सिर्फ ग्रेड स्टूडेंट्स ही आसपास थे। जैसे ही मैंने डोर बंद किया, मुझे पीछे से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई दी। वह चेन काय था, मेरा रूममेट। वह बुक्स का एक स्टैक पकड़े हुए था और मुझे मुंह खुला रखकर देख रहा था। तू लंबा हो गया क्या? उसने पूछा, मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए। मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं, भाग यहाँ से, मैंने हंसते हुए कहा। मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ, पता नहीं था क्या? तू ब्रेक में घर क्यों नहीं गया? मैंने पूछा। उसने कंधे उचकाए। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं ग्रेजुएट एग्जाम की तैयारी करूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अभी जांगनन सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं कार के पास टिक गया और हाथ फैलाए। चेन काय ने अपनी ग्लासेस ऊपर की। तूने ये सब इतने टाइम तक छुपा कर रखा? उसने कहा। वह कार की छत पर टिक गया। यहाँ प्रॉपर्टी 60,000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। एक अपार्टमेंट की कीमत
कीमत आधी जिंदगी की कमाई है। मैंने सिर पीछे फेंक कर हंसा। मेरे डैड ने बस 2 दिन पहले मुझे बताया कि मैं रिच सेकंड जनरेशन हूँ। मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। लंच मेरी तरफ से। चल कैंपस के पास वाले बटलर रेस्टोरेंट चलते हैं। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जगह, वहाँ मिनिमम 300 पर पर्सन है। हम रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे। चेन काई अभी भी शॉक में था। मैं पे कर रहा हूँ, मैंने कहा उसे आगे धकेलते हुए। बस चल, अगर पैसे खर्च करने हैं तो किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ खाना वर्थ हो। जैसे ही हम एंट्रेंस पर पहुंचे, चेन काई का चेहरा बदल गया। 2 लोग बाहर निकल रहे थे। उनमें से एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जांग युआन। वह एक लंबे मस्कुलर आदमी का हाथ पकड़े हुए थी। जांग युआन। उसने मुझे देखा और ऐसे मुस्कुराई जैसे मैं कोई चीज हूं जिस पर वह पैर रखकर गुजरी हो। उसके साथ वाला आदमी वांग शुआन था, उसका नया बॉयफ्रेंड। एक पल के लिए कोई भी नहीं हिला। हम चारों बस वहीं खड़े रहे। चेन काई ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसे पूरी कहानी पता थी। मैं जांग युआन के साथ कितना अच्छा था, ये किसी को चेन काई से ज्यादा नहीं पता था। हर हफ्ते मैं उसके लिए एक छोटा सरप्राइज तैयार करता था। गिफ्ट्स, लेटर्स, प्लान्स। मैंने महीनों तक पैसे बचाए थे ताकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकूं और उसे क्लास तक छोड़ सकूं। और अब वह यहाँ थी, किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले, बिल्कुल मेरे सामने। एक वेटर रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास आया। कितने गेस्ट्स? उसने पूछा। 2, मैंने कहा, एक उंगली उठाते हुए। मैं उसे अपना लंच खराब नहीं करने वाला था। हम विंडो के पास बैठ गए। चेन काई ने हाथ पर सिर टिकाया और बात करने लगा। तू कहाँ शिफ्ट हुआ? उसने पूछा। शायद मैं कभी मिलने आ जाऊं। चांगनन विलास, मैंने कहा। अगर डॉम बोरिंग लगे तो बस आ जाना, मेरे पास बहुत रूम्स हैं। चेन काई का हाथ बीच में ही रुक गया। बहुत रूम्स? मैंने कंधे उचकाए। बस खाली पड़े हैं। उसे शायद पता नहीं था कि जांगनन विलास में सिर्फ हाई एंड हाउसेस बिकते हैं। वह बस चुप हो गया। लेकिन रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ से वांग शुआन की आवाज आई। बड़ी बड़ी बातें करने से ट्रबल मिलेगा, उसने कहा। जांग युआन का बॉयफ्रेंड होने के नाते वह पहले से ही मुझसे नफरत करता था। मैंने सीधे उसकी तरफ देखा। वह लड़ना चाहता था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसने जांगनान विलास का नाम सुन लिया था। उसके हाथ में गोल्ड वॉच थी और उसे उस जगह की कीमत पता थी। उसका खुद का फैमिली भी वहीं पास रहता था। उसे पता था कि सबसे सस्ती विला भी लगभग 20 मिलियन युएन से शुरू होती है। वह ऐसे मुस्कुराया जैसे वह जीत चुका हो। फिर उसने जोर से बोला ताकि सब सुने। मुझे लगा तुम्हारा एक्स बस गरीब है, जांग युआन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। निकला तो लायर भी, उसने जोड़ दिया। चेन काई का चेहरा उतर गया। बाकी लोग भी देखने लगे। कुछ ने उस जगह का नाम पहचाना और हंसने लगे। उन्होंने मेरी चीप शर्ट देखी और सिर हिलाया। उनकी नजर में मैं बिलोंग नहीं करता था। मैंने धीरे से पानी पिया। अब